हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेगजोन। आज हम लोग अपना नेक्स्ट लेसन शुरू करने वाले हैं यहाँ पर, और ये फिजिक्स का हमारा थर्ड लेसन होगा आरआरबी जेईई 2019 के लिए। एंड आई होप कि जो प्रीवियस लेसन हम लोगों ने अपलोड करे हैं आप लोगों के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं, वो आरआरबी जेईई 2019 के लिए। और हम लोगों ने इसमें जितना भी मैटर रखा हुआ है, जितना भी मैटर हमने इसमें पढ़ाया है, वो स्ट्रिक्टली सिलेबस के अकॉर्डिंग है। कोई भी चीज हमने बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा इधर उधर की नहीं पढ़ाई है। तो इसी तरीके से बाकी हमारे सारे लेक्चर्स ऑलमोस्ट हम लोगों ने प्लान आउट किया है। 30 आवर्स से 35 आवर्स में हम लोग पूरा अपना फिजिक्स और केमिस्ट्री कंप्लीट कर देंगे लाइफ साइंस के साथ। और ये लगभग हम 7 फरवरी से 10 फरवरी तक का टारगेट मान के चल रहे हैं। तब तक हम लोग ये पूरा अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस बहुत डीपली और अच्छे से कवर करने वाले हैं यहाँ पर। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सारे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और कोलीग्स के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आरआरबी जेईई 2019 की बहुत इफेक्टिव तैयारी आपको मिलने वाली है हमारे चैनल मेगजोन की तरफ से। पूरा टेक्निकल आपको यहाँ पर कवर कराया जाएगा। आरके जैन और आरएस खुरमी में से हम लोग पूरा टेक्निकल यहाँ पर कवर करेंगे। पहले थ्योरी करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स भी लगाएंगे उससे। और मैं आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर भी साइमल्टेनियसली फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़िए, और वहां पर मैंने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स शुरू करने वाला हूँ। 1-2 दिन में वो कोर्स पब्लिश हो जाएगा, और आप लोग मुझे वहां पर भी फॉलो करते रहिए। तो आज जो चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है दैट इज साउंड। और साउंड में हम लोग काफी चीजें पढ़ने वाले हैं जो स्ट्रिक्टली सिलेबस में सिर्फ वही टॉपिक्स यहाँ पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सो लेट अस डिस्कस द चैप्टर ऑन साउंड। तो साउंड सबसे पहले बोलते हैं कि साउंड एक्चुअली होती क्या है। तो साउंड आपको पता है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमें हियरिंग में हेल्प करती है। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प्स अस टू हियर, मतलब सुनने के लिए मदद करती है, या दूसरी भाषा में कहे इट क्रिएट्स द सेंसेशन ऑफ हियरिंग। ये हियरिंग का सेंसेशन भी प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो ये है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि आपके हियरिंग का सेंसेशन प्रोड्यूस करेगी या आपको हियर करने में मदद करेगी। और साउंड अगर हम बात करें तो ह्यूमन ईयर में 3 बोन्स होती है मेनली, हैमर, एनविल और स्टिरअप। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका लाइफ साइंस में भी पूछा जा सकता है कि हैमर, एनविल और स्टिरअप आपकी बोन्स कहां पर पाई जाती है। तो आपके ईयर में पाई जाती है। तो होता क्या है, जो भी साउंड आपकी प्रोड्यूस हो रही है वो वेव्स के फॉर्म में प्रोड्यूस होगी, और वेव्स जो होंगी जाके आपके ईयर ड्रम को स्ट्राइक करेंगी, और ये ईयर ड्रम को स्ट्राइक करेंगी। उसके बाद आपकी साउंड एनर्जी कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल पल्सेस में, और फिर आपके ब्रेन में जाएगा सिग्नल, और वहां से आपको सिग्नल मिलेगा, अच्छा ठीक है ये इस तरीके की वॉइस है या इस तरीके की साउंड है। तो इस तरीके से आपको ह्यूमन ईयर में हैमर, एनविल और स्टिरअप 3 हड्डियां होती हैं। इनका नाम यहां पर हमें याद रखना है। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं, या हमें साउंड में जो मेनली चीजों का ध्यान रखना है। ऑलराइट, तो यहां पर जो मेन पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं वो है कि हमारा सबसे पहले एक साउंड का सोर्स होगा। देयर विल बी अ सोर्स। ठीक है, एक सोर्स होगा जो हमारी साउंड वेव्स को प्रोड्यूस करेगा। ये हमारा सोर्स है जो साउंड वेव्स को प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारा एक मीडियम होगा जिसके थ्रू ये साउंड वेव्स ट्रैवल करके जाएंगी। ठीक है, उसके बाद हमारा होगा ऑब्जर्वर या फिर रिसीवर। उसके बाद हमारा होगा ऑब्जर्वर या फिर रिसीवर। ठीक है, तो साउंड वेव्स, आप साउंड जो है आपकी वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करेंगी, आपके सोर्स जो है वो प्रोड्यूस करेगा, मीडियम के थ्रू होकर जाएंगी, और फाइनली आपके ऑब्जर्वर या रिसीवर के पास पहुंच जाएंगी। ठीक है, तो ये है आपका एक बहुत सिंपल सा ओवरव्यू। अब जो मीडियम है, ये मीडियम आपका सॉलिड मीडियम भी हो सकता है, लिक्विड मीडियम भी हो सकता है, और ये गैसियस मीडियम भी हो सकता है। ठीक है, ये सॉलिड, लिक्विड और गैसियस मीडियम भी हो सकता है, लेकिन ये वैक्यूम नहीं हो सकता। अभी वैक्यूम क्यों नहीं होगा ये हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। तो इसके पहले एक टॉपिक हम देखेंगे, रेंज ऑफ ऑडिबिलिटी। ठीक है, एक टॉपिक है रेंज ऑफ ऑडिबिलिटी। रेंज ऑफ ऑडिबिलिटी एक्चुअली है क्या, यहां पर
रेंज ऑफ ऑडिबिलिटी, मतलब कितनी रेंज है ह्यूमन ईयर, कितनी फ्रीक्वेंसी की साउंड को डिटेक्ट कर सकता है, कितनी फ्रीक्वेंसीज को हम सुन सकते हैं। तो ये होता है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज की जो रेंज है उसको बोला जाता है रेंज ऑफ ऑडिबिलिटी। ठीक है, तो ह्यूमन ईयर जो है वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक को डिटेक्ट कर सकता है। और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है हमारी सुनने की क्षमता जो होती है वो कम होने लग जाती है। ठीक है, तो एज के बढ़ने से हमारी सुनने की क्षमता जो है वो कम होती जाती है और ईयर जो है वो डिटेक्ट नहीं कर पाता साउंड फ्रीक्वेंसीज को। अब जो फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होगी, फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से जो कम होगी उसको कहते हैं हम इंफ्रासोनिक फ्रीक्वेंसी, उसको कहते हैं इंफ्रासोनिक फ्रीक्वेंसी। ये होती है हमारी इंफ्रासोनिक फ्रीक्वेंसी। और जो फ्रीक्वेंसी हमारा 20,000 हर्ट्ज से बड़ी हो जाएगी उसे हम कहते हैं अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी, उसे कहते हैं अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी। तो ह्यूमन ईयर 20 हर्ट्ज के नीचे नहीं सुन सकता और 20,000 हर्ट्ज के ऊपर नहीं सुन सकता, तो इसी रेंज में हम सिर्फ सुन सकते हैं, तो इसको हम बोल देते हैं रेंज ऑफ ऑडिबिलिटी। तो रेंज ऑफ ऑडिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी लोअर लिमिट कितनी है 20 हर्ट्ज और अपर लिमिट है हमारी 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है, हाउ साउंड इज प्रोड्यूस। तो साउंड एक्चुअली जब आपके मीडियम में कुछ डिस्टरबेंस प्रोड्यूस होता है, जब आपके मीडियम के पार्टिकल्स में डिस्टरबेंस प्रोड्यूस होता है तो आपके मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेट करने लग जाते हैं और ये वाइब्रेट करते हैं तो इनमें वेव्स का जनरेशन होता है और साउंड आपकी ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। तो ये वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करती है। अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स। क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स, वेव्स का क्लासिफिकेशन देखते हैं कि वेव्स कौन कौन सी होती हैं और कैसे उन्हें क्लासिफाई किया गया है। तो सबसे पहले होती हैं आपकी मैकेनिकल वेव्स, मैकेनिकल वेव्स, इन्हें हम इलास्टिक वेव्स भी बोलते हैं। मैकेनिकल वेव्स और इलास्टिक वेव्स, ये मैकेनिकल वेव्स और इलास्टिक वेव्स इस टाइप की वेव्स होंगी जिन्हें मटेरियल मीडियम चाहिए होगा ट्रैवल करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल साउंड वेव्स जो होती हैं हमारी वो मैकेनिकल या फिर इलास्टिक वेव्स हैं क्योंकि इन्हें मीडियम चाहिए। इट कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, ये जो है हमारी कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, ये वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती। दिस कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, इसको मीडियम ही चाहिए होगा ट्रैवल करने के लिए, इसीलिए साउंड जो है स्पेस में ट्रैवल नहीं कर सकती। ठीक है, इसमें एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, बेल जार एक्सपेरिमेंट। क्या किया है, यहाँ पर एक बेल का जार बना दिया है, मतलब जार है, यहाँ पर हमने एक बेल लगा दिया है और इसको हमने कर दिया इवैक्यूएट, यहां से वैक्यूम बना दिया इसके अंदर, इसे इवैक्यूएट कर दिया और बाहर एक ऑब्जर्वर है। ठीक है, और हम लोगों ने जब बेल को रिंग करेंगे तो बेल की रिंग जो है इस बाहर वाले व्यक्ति को सुनाई नहीं देगी। वो क्यों नहीं देगी, क्योंकि अंदर वैक्यूम है और साउंड जो है वेव्स हमारी वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती। साउंड को मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए, इसीलिए इस बेल की आवाज इसको सुनाई नहीं देने वाली है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमारा ये चीज प्रूव होती है कि साउंड को मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट है ट्रैवल करने के लिए। ऑलराइट, तो ये होती है हमारी मैकेनिकल वेव्स। अगले टाइप की हमारी वेव्स होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अगली होती है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारी वो होती हैं जिनको मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है ट्रैवल करने के लिए, ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती हैं। दे कैन ट्रैवल इन वैक्यूम, ये हमारी वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल लाइट, लाइट हो गई हमारी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट के ऊपर भी चैप्टर हमें पूरा पढ़ना है, तो यहां पर हम लोग अपना रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, वो हम लोग सेपरेटली पूरा डील करेंगे, वो लगभग हमें 2 घंटा लग जाएगा। यहाँ इस हम चैप्टर को अप्रोक्सीमेटली 1 आवर 15 मिनट्स में कवर कर लेंगे, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है।
तो जो वेव्स हमारी वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से आपस में परपेंडिकुलर ऐसे वाइब्रेट करती रहती हैं और लाइट आगे की ओर प्रोपोगेट कर जाती है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। नेक्स्ट और कैटेगराइजेशन है इसी में, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव्स। इसी में क्लासिफिकेशन है लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव्स। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स तो होती हैं जहां पर आपके जो पार्टिकल्स हैं वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन वाइब्रेट करते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपकी वेव इस तरीके आगे की ओर बढ़ रही है, तो पार्टिकल्स कैसे वाइब्रेट करेंगे? इस तरीके से। ठीक है, ये हो जाएगा आपका पार्टिकल्स का वाइब्रेशन का डायरेक्शन। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। दीज आर कॉल्ड एज द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, जहां पर आपका जो वाइब्रेशन है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होगा। इधर ही की ओर प्रोपोगेट हो रही है, इधर की ओर वेव हमारी चल रही है, तो उसी डायरेक्शन में हमारा वाइब्रेशन भी होगा पार्टिकल्स का। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ये एग्जाम्पल बताएं तो साउंड वेव्स हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का एग्जाम्पल है। साउंड वेव्स इन एयर एंड इनसाइड लिक्विड ठीक है, ये एग्जाम्पल है हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा ट्रांसवर्स वेव्स। तो ट्रांसवर्स वेव्स हमारी वो वेव्स होती हैं जहां पर हमारे पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। मान लीजिए हमारी वेव सीधी ऐसे चल रही है, पार्टिकल्स हमारे कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं? इस तरीके से। ठीक है, यह है हमारा टाइप ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स। तो ट्रांसवर्स वेव्स में क्या होता है? हमारा पार्टिकल्स जो है हमारे वाइब्रेट कर रहे हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, इस तरीके से वाइब्रेशन। और अगर यहां कैसे होगा? ऐसे वाइब्रेशन होगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखें। ये एग्जाम्पल होता है साउंड वेव्स ऑन सॉलिड सरफेस। तो यहां होगा साउंड वेव्स ऑन सॉलिड के सरफेस पर। ठीक है, सॉलिड सरफेस पर। तो ये था हमारा एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव्स। नेक्स्ट जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो है हमारा वेलोसिटी ऑफ साउंड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या है? जिस वेलोसिटी से साउंड आपकी किसी मीडियम में चलेगी वो कहलाता है आपका वेलोसिटी ऑफ साउंड। दैट इज कॉल्ड एज द वेलोसिटी ऑफ साउंड। So the speed with which the sound is moving in a medium is called as velocity of sound. इसकी यूनिट हो जाती है मीटर पर सेकेंड। ये यूनिट होगी हमारी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि क्या फैक्टर्स हैं जो आपकी साउंड की वेलोसिटी को किसी मीडियम में अफेक्ट कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ मीडियम। और ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से हो सकता है आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग वी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड। ठीक है, तो सबसे पहला फैक्टर है हमारा डेंसिटी ऑफ द मीडियम। डेंसिटी ऑफ मीडियम की डेंसिटी पे डिपेंड करेगा हमारा साउंड की वेलोसिटी। तो आपको पता है जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा हमारी जो डेंसिटी है वो कम हो जाएगी। और डेंसिटी अगर हमारी कम हो जाएगी तो स्पीड हमारी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। स्पीड ऑफ साउंड हमारी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, क्यों इंक्रीज हो जाएगी? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर हमारे मॉलिक्यूल्स बहुत तेजी से वाइब्रेट करेंगे, और बहुत तेजी से वाइब्रेट करेंगे तो हमारी वेव्स बहुत तेजी से आगे मूव कर जाएगी। तो डेंसिटी के घटने से स्पीड आपकी बढ़ जाती है। नेक्स्ट जो फैक्टर है हमारा जो डिटरमाइन करेगा वो है ह्यूमिडिटी। ठीक है, ह्यूमिडिटी में क्या होगा? जैसे जैसे आपका ह्यूमिडिटी बढ़ती है, ह्यूमिडिटी आपकी बढ़ेगी, आपकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? डेंसिटी आपकी कम हो जाएगी, तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी?
बढ़ जाएगी। तो ह्यूमिडिटी के बढ़ने से स्पीड बढ़ रही है, डेंसिटी के घटने से स्पीड बढ़ रही है, मतलब यहाँ इनवर्स रिलेशन है, यहाँ पर आपका ह्यूमिडिटी और स्पीड में डायरेक्ट रिलेशन हो गया, ठीक है। और यहाँ पर एक नोट पॉइंट है, नोट पॉइंट क्या है, आपका जो वाटर वेपर होता है वो ड्राई एयर से लाइटर होता है। वाटर वेपर इज लाइटर देन, लाइटर मतलब उसका मास जो होता है कम होता है, देन ड्राई एयर, ड्राई एयर से उसका मास कम होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब एक जो नेक्स्ट और फैक्टर है वो है विंड वेलोसिटी। तीसरा फैक्टर जो है हमारा वो है विंड वेलोसिटी। विंड की जो वेलोसिटी है उस पर भी हमारी साउंड की वेलोसिटी या साउंड की स्पीड डिपेंड करेगी। मान लीजिए हमारी जो साउंड है वो इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है और विंड भी हमारी इसी डायरेक्शन में बह रही है, तो अगर दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाएगा तो अल्टीमेटली वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और अगर आपकी साउंड, ये मैं लिख दे रहा हूं, साउंड और विंड, यहां आपकी साउंड मान लीजिए इस डायरेक्शन में है, विंड आपकी इस डायरेक्शन में है, तो करस्पॉन्डिंगली आपकी वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या हो जाएगी, इट विल डिक्रीज, यहां पर ये डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये तीन फैक्टर्स हैं आपके जो स्पीड डिटरमाइन करेंगे या आपकी साउंड की वेलोसिटी को ये सब डिटरमाइन करेंगे। ऑलराइट, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है कि जो साउंड की स्पीड होती है वो अलग अलग मीडियम में अलग होती है, मतलब सॉलिड में अलग होगी, लिक्विड्स में अलग होगी और गैसेस में ये अलग होती है। तो स्पीड ऑफ साउंड जो है इज मैक्सिमम, तो स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन केस ऑफ सॉलिड्स, वी लिख देते हैं, चलिए इसको, स्पीड velocity of sound is maximum in case of solids, then in case of liquids, then in case of gases, ठीक है। क्योंकि यहां पर मॉलिक्यूल्स जो है बहुत पास पास हैं, तो जब बहुत पास पास मॉलिक्यूल्स हैं आपके, तो यहां पर स्पीड आपकी जो है वो ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर्ड टू लिक्विड्स में, और सबसे कम होती है आपकी गैसेस में। और वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर जो है वो अप्रोक्सीमेटली हम लोग लेते हैं 340 मीटर पर सेकेंड, तो ये वैल्यूज आप याद रखिएगा, 340 मीटर पर सेकेंड होती है। नेक्स्ट अब हम लोग इसमें देखते हैं, जो हमें सिलेबस में हमारे टॉपिक है वो पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, ठीक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड पढ़ने से पहले थोड़ा हमें वेव कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे वेव कैरेक्टरिस्टिक्स, वेव कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए जो वेव है आपकी इस तरीके से आगे बढ़ रही है, ठीक है। तो यहां हो गया डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट यहां पर प्लॉट करा है हमने, और टाइम जो है हमने यहां पर प्लॉट किया। तो जो पार्टिकल है वो अपनी मीन पोजीशन से ऊपर नीचे दोनों एक्सट्रीम्स में ये वाइब्रेट कर रहा है या ऑसिलेट कर रहा है। तो ये है इसका, यहां पर आपको देखने को मिल रहा है एक वेव जनरेट हो रही है। तो यहां से यहां तक एक कंप्लीट वेव है, फिर यहां से यहां तक एक कंप्लीट वेव है। तो हम लोग दो ही वेव्स लेते हैं, एनालिसिस सिंपल हो जाएगा। ऑलराइट, तो एक वेव हमारी ये हो गई, एक वेव हमारी ये हो गई। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वन कंप्लीट वेव, एक कंप्लीट वेव जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसको हम लोग बोल देते हैं वेव लेंथ। ये होती है हमारी वेव लेंथ, मतलब एक वेव की जो लेंथ होगी उसको हम बोलेंगे वेव लेंथ, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा, ठीक है। अच्छा, फिर क्या होता है, ये जो पार्टिकल है जितना ऊपर जाएगा सेम उतना ही नीचे भी जाएगा, ठीक है, सेम उतना ही नीचे भी जाएगा। तो इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, इसको हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। तो एम्पलीट्यूड ऑफ वेव का मतलब है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। किसी पार्टिकल की अपनी मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगी उसे हम लोग बोलते हैं उसका एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड का क्या यूनिट हो जाएगी, मीटर हो सकती है, सेंटीमीटर हो सकती है।
वेवलेंथ की भी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर भी हो सकती है, सेंटीमीटर भी हो सकती है, कुछ भी होगी। लेंथ की जो यूनिट होगी वही वेवलेंथ की यूनिट होगी। उसके बाद एक आता है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, ये है नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड। नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितनी वेव्स कंप्लीटली प्रोड्यूस हो रही हैं, उसको हम लोग कह देते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। फिर नेक्स्ट आता है इसमें टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड का मतलब क्या है, द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन वेव। एक वेव को प्रोड्यूस होने में जितना टाइम लग रहा है दैट इज कॉल्ड एज द टाइम पीरियड। और आपको पता है फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट्स होती है वो होती है हर्ट्ज, कैपिटल HZ, ये होती है हर्ट्ज, और हमारी टाइम पीरियड की यूनिट हो जाएगी सेकेंड। ठीक है, तो ये वेव कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपको कुछ याद रखने पड़ेंगे। इन्हीं चीजों को हम लोग आगे एनालिसिस में अपने यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड यहां पर पढ़ेंगे और ये इंपॉर्टेंट है। और आई होप कि आप लोगों को हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ हमारे चैनल के बारे में शेयर भी कीजिए और उनसे भी बोले वो भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आरआरबी जेईई 2019 की पूरी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे साथ आप कर सकते हो। अब हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स। तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक हमें पढ़ना है वो है हमारा लाउडनेस। क्या है हमारा लाउडनेस। लाउडनेस कैसे डिफाइन होगा, लाउडनेस वो प्रॉपर्टी है जिसकी मदद से आप दो साउंड्स को आपस में डिफरेंशिएट कर सकते हो, दो साउंड्स में डिफरेंस बता सकते हो, सच दैट एक साउंड में फ्लैट नोट होगा, ठीक है, और एक साउंड में आपका पिच की, मतलब यहां पर अ प्रॉपर्टी बाय विच अ लाउड साउंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अ फेंट वन। एक लाउड साउंड को एक फेंट साउंड से आप यहां पर डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और लाउडनेस जो है आपका कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर है आपका एम्पलीट्यूड। तो मैं लाउडनेस को L से लिख रहा हूं, और लाउडनेस आपका एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। मतलब जितना ज्यादा वेव का एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज्यादा आपकी लाउडनेस होगी। ठीक है, लाउडनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। आर क्या है आपका, डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर। ये मैं लिख देता हूं, आर है आपका डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर जितना ज्यादा होगा लाउडनेस उतनी ही कम हो जाएगी। तीसरा फैक्टर होता है यहाँ पे लाउडनेस ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन, लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी ऑफ मीडियम पे डिपेंड करेगी। फिर आपकी लाउडनेस ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंस ऑफ रेजोनेटिंग बॉडीज। अगर आपकी कोई रेजोनेटिंग बॉडीज प्रेजेंट है तो लाउडनेस उस पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपका एक और फैक्टर है, लाउडनेस जो है वो बॉडी के सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जिस बॉडी से आपकी साउंड वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं उसका अगर सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है तो डेफिनेट सी बात है बहुत लार्ज नंबर ऑफ वेव्स निकल रही होंगी तो लाउडनेस बहुत ज्यादा हो जाएगी उस केस में। ठीक है, अब हम लोग डिफरेंसेस देखते हैं। मान लीजिए दो वेव्स में यहां पर बना रहा हूं, ठीक है, एक वेव है मेरी ये, ठीक है, अब यहां पर मैंने सॉरी ये देखिए, अगर आप इन दोनों वेव्स को कंपेयर करें तो इसका एम्पलीट्यूड काफी कम है और इसका एम्पलीट्यूड काफी ज्यादा है। ठीक है, लेकिन दोनों की वेवलेंथ सेम है, क्योंकि जितने में ये एक वेव कंप्लीट हो रही है उतने में यहां भी एक वेव कंप्लीट हो रही है। तो यहां पर एम्पलीट्यूड ज्यादा है, यहां पर एम्पलीट्यूड कम है। तो जहां पर लार्जर एम्पलीट्यूड है यहां पर आपकी लाउडनेस ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, यहां पर आपकी लाउडनेस ज्यादा होगी और यहां पर आपकी लाउडनेस कम होगी। अब ये जो हमने हम्प्स बनाए हैं, ये वेव में ऊपर नीचे जो हम्प्स हैं इसको क्या कहते हैं, ठीक है,
तो ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको हम कहते हैं क्रेस्ट, और ये जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको हम कहते हैं ट्रफ। ठीक है, ये होता है क्रेस्ट और ये होता है आपका ट्रफ। तो कभी भी अगर ये चीज यूज करी जाएगी तो क्रेस्ट एंड ट्रफ हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, अब इसमें ये देखते हैं कि लाउडनेस की जो यूनिट होती है क्या होती है। लाउडनेस की जो यूनिट है वो है डेसिबल। लाउडनेस की यूनिट जो है वो है डेसिबल, डी कैपिटल बी। डेसिबल इज द यूनिट ऑफ लाउडनेस। लाउडनेस किस यूनिट में नापा जाता है हमारा, डेसिबल। ठीक है, तो अब यहां पर एक टॉपिक आता है नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन क्या होता है, सबसे पहले म्यूजिक और नॉइज में क्या डिफरेंस होता है। म्यूजिक जो होती है वो कंफर्टेबल होती है, सूदिंग होती है सुनने में, लेकिन जो नॉइज है वो डिस्कंफर्टिंग होती है और आपके ईयर्स को डिस्कंफर्ट प्रोड्यूस करेगी। आपको एक कंफर्टनेस का सेंसेशन नहीं आएगा नॉइज में। ठीक है, तो नॉइज पॉल्यूशन क्या होता है, अगर हमारा 120 डेसिबल के ऊपर लाउडनेस चली जाती है तो वो बन जाता है हमारा नॉइज। ठीक है, और बात करें तो हमारा 30 डेसिबल से 10 डेसिबल के बीच में जो होता है हमारा, ये होता है सूदिंग सेंसेशन। मतलब इसमें आपके ईयर्स को नुकसान नहीं पहुंचेगा, सूदिंग सेंसेशन। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो है आपको याद रखना है। नॉइस कब बोला जाएगा, जब 120 डेसिबल के ऊपर चला जाएगा और 30 डेसिबल से लेके 10 डेसिबल के बीच में होगा, तो इसको हम बोलेंगे यहां पर म्यूजिक या सूदिंग सेंसेशन प्रोड्यूस करने वाली नॉइज, मतलब लाउडनेस। ठीक है, तो ये थी हमारी पहला कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो हमें पढ़ना है वो है श्रिल या फिर पिचनेस, सॉरी श्रिलनेस या फिर पिच। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो है हमारी पिच। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है पिच या फिर इसे हम लोग श्रिलनेस भी कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या बला है इसको देखते हैं। ये वो प्रॉपर्टी है जिससे आप एक श्रिल साउंड को एक फ्लैट साउंड या ग्रेव साउंड से डिफर कर सकते हो। अब जैसे हम लोग आवाज कंपेयर करें श्रेया घोषाल की और आवाज कंपेयर करें क्या बोल रहे हो, तो ये फ्लैट नॉइज होती है। और वैसे अगर बहुत पैनी आवाज बोली जाए तो वो श्रिल नॉइज होती है, श्रिल वॉइस होती है। तो यही है आपका पिच जो है, आपको एक फ्लैट नॉइज और एक श्रिल नॉइज, बहुत जो पैनी आवाज होती है, दोनों में डिफरेंसेस बताएगी। ठीक है, तो ये जो आपकी पिच है या फिर श्रिलनेस है किस पर डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। ये आपकी डिपेंड करेगी फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ पर। ये हमारी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ साउंड पर, ये चीज डिपेंड कर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं दो वेव्स अगर यहां पर बनाऊं, ठीक है, तो अगर दोनों को कंपेयर करें आप, तो यहां वाली वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, क्योंकि यहां जितने में आपकी एक वेव आ रही है उतने में यहां पर एक दो कई सारी वेव्स आ गई। तो डेफिनेटली यहां पर आपकी नीचे वाली वेव्स में फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ऊपर वाली वेव की फ्रीक्वेंसी कम है। तो जहां पर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी पिच या फिर श्रिलनेस ज्यादा होगी एज कंपेयर टू यहां वाली वेव में। और यहां पर दोनों का एम्पलीट्यूड हमारा सेम है, दोनों का एम्पलीट्यूड लगभग क्या है हमारा यहां पर सेम है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी पिच। और पिच किस पर डिपेंड कर रही है, आपकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगी और आपकी वेवलेंथ पर डिपेंड करेगी। ठीक है, तो यहां पर जितने भी टॉपिक्स हम लोग कवर कर रहे हैं पूरा सिलेबस में दिया हुआ है, कुछ भी हम लोग यहाँ पर एक्स्ट्रा ना पढ़ते हैं ना पढ़ाने की कोशिश करी जाती है, क्योंकि आरआरबी, जेईई या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस बहुत ही प्रिसाइज मतलब नॉलेज आप चेक करते हैं, बहुत ज्यादा कोई डेप्थ में नहीं जाते, लेकिन सिंपल चीजें पूछ लेते हैं जो नॉर्मली लोग छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सब हम लोग अपने लेक्चर्स में बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक है आपका क्वालिटी और टिम्बर। एक है क्वालिटी और टिम्बर। ठीक है,
तो क्वालिटी और टिम्बर क्या होता है? क्वालिटी और टिम्बर हमारी वो प्रॉपर्टी है जिसकी मदद से आप दो साउंड्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हो, लेकिन दोनों की क्या होनी चाहिए? सेम लाउडनेस होनी चाहिए और सेम पिच होनी चाहिए, लेकिन दोनों अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से निकाली जाएंगी। यहां पर क्या होगा? सेम लाउडनेस होनी चाहिए। सेम लाउडनेस का मतलब है एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए और फ्रीक्वेंसी भी क्या होनी चाहिए? सेम फ्रीक्वेंसी, लेकिन हमारी दोनों की दोनों साउंड्स अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से निकाली जाएंगी। यहां पर दे विल बी प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल एक फ्लूट से निकाला गया, एक पियानो से या एक गिटार से, तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हो गए। प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स, ओके, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से निकाले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहां पर मैं बना देता हूं, ठीक है। तो ठीक है, एक वेव फॉर्म हो गया ट्रायंगुलर। तो देखिए दोनों वेव्स की एम्पलीट्यूड सेम है, मतलब लाउडनेस सेम होगी, दोनों की फ्रीक्वेंसी भी सेम है, लेकिन यहां पर दोनों में डिफरेंस क्या है? वेव फॉर्म में डिफरेंस है, ठीक है। ये आपकी किसी दूसरे एक इंस्ट्रूमेंट ए से निकाली गई है और ये आपकी इंस्ट्रूमेंट बी से निकाली गई है। तो क्वालिटी और टिम्बर से आपको यही पता चलेगा कि क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों की लाउडनेस सेम है, लेकिन दोनों हमारी अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से निकाली गई है, ठीक है। तो यही होता है हमारा क्वालिटी और टिम्बर, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वालिटी और टिम्बर। और क्वालिटी और टिम्बर आपका किस पे डिपेंड करेगा? ये आपका डिपेंड करेगा वेवलेंथ पे, डिपेंड्स अपॉन दी वेवलेंथ, ये आपकी वेवलेंथ पे डिपेंड कर जाएगा। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है नॉर्मली आपका ट्यूनिंग फोर्क होता है, ठीक है। ट्यूनिंग फोर्क आपने देखा होगा, इस तरीके का होता है, ठीक है। तो जब इसको किसी हार्ड सरफेस पे स्ट्रक करने से तो मतलब ऐसे एक नॉइस निकालते हैं, तो ये आपका ट्यूनिंग फोर्क हो गया, ठीक है। अब यहां पर हम लोग एक नोट पॉइंट लिख लेते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन म्यूजिक एंड नॉइज। हाउएवर हम लोग ने देख लिया है, तो म्यूजिक जो है वो आपकी प्लेजेंट और कंटिन्यूअस होगी और यूनिफॉर्मिटी होगी, उसमें प्लेजेंट होगी मतलब सुनने में अच्छा लगेगा, कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस होगी और आपकी यूनिफॉर्म नेचर का होगा। लेकिन नॉइज की बात करें तो नॉइज आपका डिस्कंफर्टिंग नेचर का होगा और वो डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करेगा। तो डिस्टर्बिंग नेचर का होगा और डिस्कंफर्ट प्रोड्यूस करेगा, उसको हम लोग कह देते हैं नॉइज, ठीक है। तो ये तो थे आपके सारे साउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम लोग देखते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे सिलेबस में है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे सिलेबस में है, रिफ्लेक्शन ऑफ